सोचिए, अगर आपके साथ कोई ऐसा अपराध हो जाए जिसे साबित करने के लिए आपके पास कोई वीडियो ना हो, कोई फोटो ना हो, कोई चश्मदीद गवाह ना हो, और सबसे बड़ी बात, आपने अपराधी का चेहरा देखा ही ना हो, तो क्या आपको कभी इंसाफ मिल पाएगा? आज की कहानी एक अंधी लड़की की है जिसके साथ एक हैवान दरिंदगी करता है, लेकिन वह हार मानने के बजाय उसे सजा दिलाने की ठान लेती है। मगर सामने कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक अरबपति का बेटा, और उसे बचाने के लिए देश का सबसे खतरनाक वकील। अब देखना यह है कि जीत सच्चाई की होती है या ताकत की। चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त कोर्ट रूम थ्रिलर। कहानी की शुरुआत होती है थुम्बा पुलिस स्टेशन से। यहाँ एक कॉल आने के बाद इंस्पेक्टर पॉल वर्गीस एक घर पहुंचते हैं जहाँ एक अंधी लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है। उस लड़की का नाम सारा मोहम्मद है। उसके पिता एक छोटे बिजनेसमैन है। सारा भले ही देख नहीं सकती, लेकिन वह एक बेहतरीन स्कल्पचर आर्टिस्ट है। इसी कला की मदद से वह उस शख्स का स्कल्पचर बना लेती है जिसने उसके साथ यह घिनौना अपराध किया था। जांच में पता चलता है कि वह व्यक्ति माइकल है, जो उनके पड़ोसी विनोद का दोस्त है और अपनी शादी का निमंत्रण देने थुम्बा आया हुआ था। पुलिस तुरंत कार्रवाई करते हुए माइकल को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लेती है। जब उसे पुलिस स्टेशन लाया जाता है तो सारा उसे छूकर पहचान भी लेती है। कुछ ही देर बाद माइकल से मिलने उसके पिता आते हैं, जो मुंबई के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। आते ही वे देश के मशहूर वकील राजशेखर को बुलाने की व्यवस्था करते हैं। अगले दिन राजशेखर अपनी बेटी पूर्णिमा के साथ थुम्बा पहुंचता है। पूर्णिमा भी एक स्वतंत्र वकील है। केस की जानकारी मिलते ही राजशेखर सबसे पहले सारा के पिता मोहम्मद के निजी जीवन की पड़ताल शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि यह मोहम्मद की दूसरी शादी है और पहली पत्नी से उसके 2 बच्चे हैं। राजशेखर उन दोनों बच्चों को बुलाने और समझौते की बात करने का सुझाव देता है। उन्हें पैसे का लालच भी दिया जाता है, लेकिन जब वे मोहम्मद के पास पहुंचते हैं तो मोहम्मद साफ इनकार कर देता है। वह उन्हें घर से बाहर निकाल देता है और कहता है कि अब फैसला सिर्फ कोर्ट में होगा। जल्द ही केस की पहली सुनवाई शुरू होती है। कोर्ट में राजशेखर अपनी कानूनी चालें चलकर माइकल को जमानत दिलवा देता है। वजह यह होती है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोई ऐसा मजबूत सबूत पेश नहीं कर पाता जो माइकल को सीधे तौर पर अपराधी साबित कर सके। ये देखकर मोहम्मद हैरान रह जाता है। वह पब्लिक प्रोसिक्यूटर से पूछता है कि इतने गंभीर मामले में भी जमानत कैसे मिल गई। इस पर प्रोसिक्यूटर जवाब देता है कि फिलहाल कोर्ट को तुम्हारी कहानी पर पूरा भरोसा नहीं हुआ है। इधर जमानत मिलने के बाद राजशेखर माइकल से अकेले में बात करता है। तभी उसे एहसास होता है कि यह अपराध वास्तव में माइकल ने ही किया है। अगले दिन इंस्पेक्टर पॉल वर्गीस मोहम्मद से मिलने आते हैं। वे बताते हैं कि शायद उन्हें इस केस से हटा दिया जाए क्योंकि उन पर कुछ समझौते करने का दबाव बनाया गया था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इसके साथ ही वे मोहम्मद को सलाह देते हैं कि वह किसी ईमानदार और सक्षम वकील की तलाश करे और उन लोगों से सावधान रहे जो सिर्फ फायदा उठाने के लिए उसके पास आ रहे हैं। इसके बाद कई वकील खुद मोहम्मद के घर पहुंचकर केस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोहम्मद किसी के झांसे में नहीं आता। इसी दौरान इंस्पेक्टर की मुलाकात अपनी पुरानी वकील दोस्त अहाना से होती है। बातचीत के दौरान वह उससे विजय मोहन के बारे में पूछता है, जो अपनी ईमानदारी और सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। अहाना इंस्पेक्टर को विजय मोहन से मिलवाती है। इंस्पेक्टर उनसे सारा का केस लड़ने की गुजारिश करता है, लेकिन विजय मोहन मना कर देते हैं। उनका कहना होता है कि उन्होंने कई साल पहले वकालत छोड़ दी थी और अब वे कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करते। तभी अहाना उन्हें सारा से मिलाने ले जाती है। सारा विजय मोहन को देख तो नहीं सकती, लेकिन वह महसूस कर लेती है कि सामने खड़ा इंसान नेक दिल है। हालांकि विजय फिर भी कहते हैं कि वे यह केस नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि उन्हें कोर्ट छोड़े हुए काफी समय हो चुका है। यह सुनकर सारा उदास जरूर होती है, लेकिन हार नहीं मानती। वह कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अपनी लड़ाई जारी रखेगी क्योंकि उसे सच और न्याय पर पूरा भरोसा है। सारा की यही हिम्मत विजय मोहन को भीतर तक प्रभावित कर देती है। आखिरकार वे यह केस लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद विजय मोहन खुद मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। जांच के दौरान उन्हें पता चलता है कि केस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सबूत रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं। यहीं से कई साल बाद एक बार फिर विजय मोहन अपने वकील वाले काले कोट को पहनते हैं और अदालत में इस लड़ाई की शुरुआत होती है। कोर्ट में ट्रायल की शुरुआत होती है। सबसे पहले सारा के घर में काम करने वाली मेड सीमा को गवाह के तौर पर कटघरे में बुलाया जाता है। सीमा बताती है कि वह पिछले 5 सालों से सारा के घर में काम कर रही है। घर की 2 चाबियां हैं, एक उसके पास रहती है और दूसरी मोहम्मद के पास। वह आगे बताती है कि जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन मोहम्मद और उनकी पत्नी एक शादी में गए हुए थे। वहीं उसे भी बैंक में कुछ जरूरी काम था, इसलिए वह घर से निकल गई थी। जाते समय उसने सुरक्षा के लिए मुख्य दरवाजा बाहर से बंद कर दिया था। जब वह बैंक से वापस लौटी तब सारा ने उसे अपने साथ हुई पूरी घटना के बारे में बताया। लेकिन अब बारी थी राजशेखर की जिरह की। राजशेखर सीमा से एक के बाद एक ऐसे सवाल पूछना शुरू करता है कि वह घबरा जाती है। वह कहता है, अगर घर की सिर्फ 2 चाबियां थीं तो क्या यह संभव नहीं कि मोहम्मद बीच में घर वापस आए हों, या फिर तुमने जानबूझकर टेरेस का दरवाजा खुला छोड़ दिया हो ताकि कोई अंदर आ सके? सीमा इन सवालों में उलझ जाती है और ठीक से जवाब भी नहीं दे पाती। इसके बाद सारा की मां को गवाही के लिए बुलाया जाता है। उनकी गवाही के दौरान कोर्ट रूम को खाली करवा दिया जाता है। सारा की मां बताती हैं कि घटना से कुछ दिन पहले माइकल उनके घर आया था। वह विनोद का पता पूछ रहा था। उसी दौरान घर में यह बात भी हो रही थी कि सारा अक्सर घर पर अकेली रहती है। उनका मानना है कि तभी माइकल को यह जानकारी मिल गई होगी कि सारा कब अकेली रहती है और उसने उसी का फायदा उठाया। लेकिन राजशेखर यहाँ भी नहीं रुकता। वह सारा की मां के अतीत को निशाना बनाते हुए कहता है, यह आपकी भी दूसरी शादी है। आपके पहले पति की मौत कर्ज के बोझ तले हुई थी। आपको पहले से पता था कि मोहम्मद एक बिजनेसमैन है,
इसलिए आपने उनसे शादी की। इसके बाद वह एक बेहद घटिया आरोप लगाता है। वह कहता है, अब जब आपको पता चला कि माइकल भी एक अमीर बाप का बेटा है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आपने और आपकी बेटी ने मिलकर यह पूरी साजिश रची हो? क्या ये सब सिर्फ पैसे और दौलत हासिल करने के लिए नहीं किया गया? यह सुनकर सारा की मां टूट जाती हैं और कोर्ट में ही रोने लगती हैं। अब अगला नंबर मोहम्मद का होता है। मोहम्मद कटघरे में आते हैं और राजशेखर उन पर सीधे आरोप लगाने शुरू कर देता है। वह कहता है, तुम सारा के असली पिता नहीं हो। जब तुम्हारी शादी हुई थी तब सारा 6 साल की थी। घटना वाले दिन दूसरी चाबी भी तुम्हारे पास थी। तुम्हें पता था कि सीमा बैंक में होगी और सारा घर पर अकेली होगी। फिर वह कहता है, क्या यह संभव नहीं कि इस पूरे मामले के पीछे तुम ही हो और अब अपने अपराध को छुपाने के लिए माइकल पर झूठा आरोप लगा रहे हो? यह सुनकर मोहम्मद का गुस्सा फूट पड़ता है, लेकिन किसी तरह वह खुद को संभाल लेता है। अगले दिन विजय मोहन सारा से मिलने आते हैं। वह उसे समझाते हुए कहते हैं, कोर्ट में घबराना मत। राजशेखर तुम्हें मानसिक रूप से तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। वह बार बार यह साबित करने की कोशिश करेगा कि तुम्हारे अब्बू ही इस सब के पीछे हैं। वह ऐसे सवाल पूछेगा जिनका इस केस से कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ सच बोलना है और आत्मविश्वास बनाए रखना है। सारा उनकी बात ध्यान से सुनती है और खुद को मजबूत करने की कोशिश करती है। जल्द ही वह दिन भी आ जाता है जब सारा को गवाही के लिए कटघरे में बुलाया जाता है। पूरा कोर्ट रूम खामोश हो जाता है। सारा बताती है कि घटना वाले दिन उसके अम्मी अब्बू शादी में गए हुए थे और वह घर पर अकेली थी। वह नहाने के लिए बाथरूम में गई थी। जब वह वापस अपने कमरे में आई तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई मौजूद है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उस शख्स ने उसके साथ जबरदस्ती करनी शुरू कर दी। इसके बाद राजशेखर उससे सवाल करता है, तुम देख नहीं सकती? फिर तुमने माइकल का स्कल्पचर कैसे बना लिया? सारा शांत स्वर में जवाब देती है, जब मेरे साथ ये सब हो रहा था तब मैं बहुत डरी हुई थी। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने आवाज उठाई तो वह मुझे मार देगा। उसी समय मैंने फैसला किया कि मैं उसके चेहरे को अपने हाथों से महसूस करके याद रखूंगी। फिर वह कहती है, मैंने अपने दर्द को अपनी कला में बदल दिया और उसी से उसका चेहरा बनाया। लेकिन राजशेखर एक बार फिर उसकी बातों पर सवाल उठाता है। वह कहता है, जिस समय तुम्हारे साथ दुष्कर्म हो रहा था उस समय तुम इतनी शांति से उसका चेहरा कैसे छू सकती थी? कोई भी लड़की ऐसे हालात में ऐसा नहीं कर सकती। वह आगे कहता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी भी इसमें सहमति रही होगी, वरना कोई पीड़िता इस तरह व्यवहार नहीं करती। यह सुनते ही पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। तभी विजय मोहन अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। उनकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है। वह कहते हैं, तो फिर एक पीड़िता को कैसे रिएक्ट करना चाहिए मिस्टर राजशेखर? क्या उसे समाज के डर से चुप रह जाना चाहिए? क्या उसे अपनी बेइज्जती समझकर सब कुछ सह लेना चाहिए? क्या उसे शर्म के कारण कभी किसी को सच नहीं बताना चाहिए? कोर्ट रूम में मौजूद हर व्यक्ति उनकी बात ध्यान से सुन रहा होता है। विजय मोहन आगे कहते हैं, ये आज की लड़की है। ये अपने साथ हुए अन्याय को छिपाएगी नहीं। ये खुलकर बताएगी कि उसके साथ क्या हुआ, कब हुआ और किसने किया। अगर आप इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं तो समस्या इस लड़की में नहीं, आपकी सोच में है। फिर वह राजशेखर की तरफ देखते हुए कहते हैं, बेटर यू चेंज मिस्टर राजाशेखर। विजय मोहन का यह जवाब सुनकर पूरे कोर्ट रूम का माहौल बदल जाता है और यहीं से केस एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगता है। विजय मोहन के दमदार जवाब के बाद कोर्ट रूम का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब यह मामला सिर्फ एक केस नहीं बल्कि न्याय और सच्चाई की लड़ाई बन चुका होता है। उधर अहाना को लगता है कि इस मामले को लोगों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है, इसलिए वह इस खबर को सोशल मीडिया पर वायरल करने का फैसला करती है ताकि समाज का ध्यान इस केस की ओर जाए और न्याय व्यवस्था पर भी सकारात्मक दबाव बने। अगली सुनवाई में माइकल के दोस्त विनोद को गवाही के लिए कटघरे में बुलाया जाता है। शुरुआत में ऐसा लगता है कि विनोद सच बोलेगा, लेकिन गवाही के दौरान वह अचानक अपने बयान बदलने लगता है। वह माइकल के थुम्बा आने का समय ही बदल देता है। उसकी बदली हुई गवाही का सीधा फायदा डिफेंस को मिलता है और केस का झुकाव माइकल की तरफ होने लगता है। इसी बीच सोशल मीडिया पर यह मामला आग की तरह फैल चुका होता है। लोग खुलकर सारा के समर्थन में उतर आते हैं। इसका असर माइकल की निजी जिंदगी पर भी पड़ता है। जब उसकी मंगेतर को इस केस की पूरी जानकारी मिलती है तो वह फोन करके शादी तोड़ने का फैसला सुना देती है। यह सुनकर माइकल बुरी तरह भड़क जाता है। गुस्से में वह उसी रात मोहम्मद और सारा के घर पहुंच जाता है। वह दोनों को धमकाते हुए कहता है, अभी भी वक्त है, केस वापस ले लो, जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा, लेकिन अगर मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहकर वह उन्हें जान से मारने की धमकी देता है और वहां से चला जाता है। जब यह बात राजशेखर को पता चलती है तो वह माइकल पर बहुत नाराज होता है। वह कहता है, तुम्हारी ऐसी बेवकूफियां हमें कोर्ट में हरा सकती हैं। अगर भावनाओं में बहोगे तो खुद को भी डुबाओगे और मुझे भी। इसके बाद राजशेखर बताता है कि अगली सुनवाई में वह मौजूद नहीं रह पाएगा क्योंकि उसी दिन उसके दूसरे बड़े केस की भी हियरिंग है। इसलिए वह अपनी बेटी पूर्णिमा को अपनी जगह केस संभालने की जिम्मेदारी देता है। अगली सुनवाई शुरू होती है। इस बार कोर्ट में डिफेंस की तरफ से पूर्णिमा खड़ी होती है। सबसे पहले इंस्पेक्टर पॉल वर्गीस को कटघरे में बुलाया जाता है। पूर्णिमा उनसे सवाल करती है, क्या आपने अपनी आंखों से सारा को स्कल्पचर बनाते हुए देखा था? इंस्पेक्टर जवाब देते हैं, नहीं। पूर्णिमा तुरंत अगला सवाल दागती है, तो फिर आपको कैसे यकीन है कि वह स्कल्पचर सारा नहीं बनाया था? मोहम्मद भी तो एक स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं, क्या यह संभव नहीं कि वह स्कल्पचर उन्होंने बनाया हो? इंस्पेक्टर कुछ जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूर्णिमा लगातार सवालों की बौछार करती रहती है। वह कहती है, आपको यह भी मोहम्मद ने ही बताया था कि सारा ने स्कल्पचर बनाया है, यानी आपके पास ऐसा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है जिससे साबित हो सके कि वह स्कल्पचर वास्तव में सारा ने ही बनाया था। एक बार फिर डिफेंस की कोशिश मोहम्मद को शक के घेरे में लाने की होती है। इसके बाद कोर्ट में माइकल को बयान देने के लिए बुलाया जाता है। माइकल जज के सामने खुद को पूरी तरह निर्दोष बताता है। वह कहता है, मैं अपने दोस्त विनोद से मिलने के बाद सीधे एक रिसोर्ट चला गया था। बाद में वहीं से
एयरपोर्ट गया और पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। अपनी बात साबित करने के लिए डिफेंस कोर्ट में रिसोर्ट के सीसीटीवी फुटेज पेश करती है। फुटेज में माइकल अपने दोस्तों के साथ रिसोर्ट के अंदर जाता हुआ साफ दिखाई देता है। यह देखकर कोर्ट रूम में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अगर उस समय माइकल रिसोर्ट में मौजूद था तो फिर सारा के साथ यह अपराध किसने किया। यह सवाल पूरे केस को एक नए मोड़ पर ला खड़ा करता है। उधर विजय मोहन भी पहली बार परेशान नजर आते हैं। उन्हें महसूस होता है कि मामला हाथ से निकल सकता है। उस रात वह उन सीसीटीवी फुटेज को बार बार ध्यान से देखते हैं। कई बार देखने के बाद अचानक उनकी नजर एक छोटी सी गलती पर पड़ती है, एक ऐसा लूप होल जिसे शायद किसी और ने नोटिस नहीं किया था। अगले ही दिन विजय मोहन इंस्पेक्टर वर्गीस के साथ सीधे उस व्यक्ति के ऑफिस पहुंचते हैं जिसने कोर्ट में सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराए थे। विजय मोहन उसे सख्त लहजे में कहते हैं, अगर तुमने किसी अपराधी का साथ दिया है तो याद रखना तुम भी कानून के शिकंजे से नहीं बचोगे। यह सुनते ही वह व्यक्ति घबरा जाता है। आखिरकार वह सच उगल देता है। वह बताता है कि उस पर दबाव डालकर झूठे फुटेज तैयार करवाए गए थे, लेकिन उसे पहले से अंदेशा था कि एक दिन सच सामने आ सकता है। इसीलिए उसने चुपके से पूरी साजिश का एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। अगली सुनवाई में विजय मोहन वही वीडियो कोर्ट में पेश करते हैं। वीडियो देखते ही पूरा कोर्ट रूम स्तब्ध रह जाता है। अब साफ हो जाता है कि गवाहों को प्रभावित किया गया था और कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की गई थी। विजय मोहन कोर्ट से मांग करते हैं कि इस साजिश में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वह यह भी आरोप लगाते हैं कि राजशेखर पहले भी कई मामलों में सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़ करता रहा है। इन आरोपों को गंभीरता से लेते हुए कोर्ट राजशेखर के खिलाफ जांच के आदेश दे देती है। साथ ही मामले की पूरी सच्चाई सामने लाने का फैसला करती है। देखते ही देखते यह खबर भी मीडिया में फैल जाती है। देश भर में राजशेखर की आलोचना शुरू हो जाती है। अब हालात ऐसे बन जाते हैं कि आगे का केस पूर्णिमा को ही संभालना पड़ता है। लेकिन विजय मोहन अभी रुके नहीं हैं, क्योंकि उनके पास अब भी कुछ ऐसे सबूत हैं जो माइकल की पूरी सच्चाई दुनिया के सामने ला सकते हैं। राजशेखर के खिलाफ जांच शुरू हो चुकी होती है और अब कोर्ट में उसकी जगह पूर्णिमा केस लड़ रही होती है। लेकिन विजय मोहन भी लगातार नए सबूत जुटाने में लगे हुए हैं। अगली सुनवाई में विजय मोहन कोर्ट के सामने माइकल के ड्राइवर को गवाही के लिए पेश करते हैं। दरअसल डिफेंस की तरफ से कुछ ऐसे फुटेज दिखाए गए थे जिनमें घटना वाले दिन माइकल की कार किसी दूसरी दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही थी। इन फुटेज के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि माइकल घटना स्थल के आसपास था ही नहीं। लेकिन जब ड्राइवर से सवाल किए जाते हैं तो मामला पलटने लगता है। ड्राइवर बताता है कि घटना वाले दिन वह खुद घर पर था और उसने कार चलाई ही नहीं थी। यह सुनते ही कोर्ट में मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अगर ड्राइवर कार नहीं चला रहा था तो फिर उस दिन गाड़ी कौन चला रहा था। इसी दौरान अहाना कोर्ट में एक बेहद महत्वपूर्ण सबूत लेकर पहुंचती है। यह सबूत एक दुबई बेस्ड बिजनेसमैन की कार में लगे रोड कैमरे का फुटेज होता है। फुटेज को कोर्ट में चलाया जाता है और उसमें साफ दिखाई देता है कि जिस समय माइकल की कार सड़क पर चल रही थी उसे ड्राइवर ही चला रहा था। इसका मतलब साफ था कि डिफेंस द्वारा पेश की गई कहानी में कहीं न कहीं बड़ा झूठ छिपा हुआ था। अब विजय मोहन एक और बड़ा दस्तावेज कोर्ट के सामने पेश करते हैं। यह मुंबई के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज पुरानी एफआईआर की कॉपी होती है। दस्तावेजों से पता चलता है कि पहले भी माइकल पर दुष्कर्म का आरोप लग चुका था, लेकिन अपने पिता की दौलत और प्रभाव के दम पर उसने उस मामले के सभी सबूत दबवा दिए थे और खुद को बचा लिया था। यह खुलासा सुनकर कोर्ट रूम में फिर से हलचल मच जाती है। अब यह साफ हो चुका था कि माइकल का नाम पहली बार ऐसे अपराध में नहीं आया था। विजय मोहन कहते हैं, माय लॉर्ड, यह कोई पहली घटना नहीं है। आरोपी पहले भी ऐसे गंभीर आरोपों का सामना कर चुका है। फर्क सिर्फ इतना है कि हर बार पैसे और ताकत के दम पर सच को दबा दिया गया। लेकिन पूर्णिमा तुरंत जवाब देती है, इन दस्तावेजों से यह साबित नहीं होता कि सारा के साथ जो अपराध हुआ वह माइकल ने ही किया है। उसकी बात में भी दम होता है, क्योंकि अभी तक कोर्ट के सामने ऐसा कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं था जो बिना किसी शक के माइकल को दोषी साबित कर सके। इसी वजह से जज साहब अगली तारीख दे देते हैं। सुनवाई खत्म होने के बाद विजय मोहन मोहम्मद से मिलने जाते हैं। वह काफी परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। वह कहते हैं, सबसे बड़ी समस्या यह है कि सारा आरोपी को देख नहीं सकती थी। इसी वजह से हम उसके चेहरे की पहचान को सामान्य गवाह की तरह साबित नहीं कर पा रहे हैं। विजय मोहन की बात सुनकर मोहम्मद भी चिंता में पड़ जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि कहीं इतने करीब आकर भी इंसाफ उनसे दूर न रह जाए। लेकिन विजय मोहन हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अंतिम सुनवाई के लिए एक ऐसी रणनीति तैयार कर ली थी जो पूरे केस का रुख बदल सकती थी। आखिरकार वह दिन आ जाता है जब कोर्ट में अंतिम बहस शुरू होती है। पूरा कोर्ट रूम लोगों से भरा हुआ होता है। मीडिया की नजरें भी इसी केस पर टिकी होती हैं। विजय मोहन खड़े होते हैं और जज साहब को संबोधित करते हुए कहते हैं, माय लॉर्ड, ये कोई साधारण केस नहीं है। ये एक ऐसी मासूम अंधी लड़की की लड़ाई है जिसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसके साथ एक घिनौना अपराध किया गया। जब वह घर में अकेली थी तब एक शातिर व्यक्ति उसके घर में घुसा और उसके साथ दुष्कर्म किया। लेकिन इसके बावजूद इस लड़की ने हार नहीं मानी। ये चुप नहीं बैठी। इसने न्याय व्यवस्था पर भरोसा किया और अदालत का दरवाजा खटखटाया। पूरा कोर्ट रूम खामोशी से उनकी बातें सुन रहा होता है। विजय मोहन आगे कहते हैं, उस समय सारा बेहद डरी हुई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसने अपनी कला और अपनी हिम्मत का सहारा लिया। जिस तरह कोई व्यक्ति किसी चीज को देखकर याद रखता है, उसी तरह सारा ने अपने स्पर्श की शक्ति से अपराधी के चेहरे को याद रखा। उसने उसी याद के आधार पर उसका स्कल्पचर बनाया। विजय मोहन फिर जज साहब से कहते हैं, सारा आज भी किसी व्यक्ति को छूकर उसकी पहचान कर सकती है। वह आज भी अपने स्पर्श और कला के जरिए किसी का चेहरा दोबारा बना सकती है। इसके बाद वह कोर्ट से
एक विशेष अनुमति मांगते हैं। वह कहते हैं, अगर अदालत एक निष्पक्ष अवसर दे तो सारा यहीं कोर्ट में किसी भी व्यक्ति का स्कल्पचर बनाकर अपनी क्षमता साबित कर सकती है। यह सुनकर कोर्ट में मौजूद हर व्यक्ति उत्सुक हो जाता है, लेकिन पूर्णिमा तुरंत आपत्ति दर्ज कराती है। वह कहती है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि घटना के समय स्कल्पचर सारा ने ही बनाया था। हो सकता है कि यह काम मोहम्मद ने किया हो। इस पर विजय मोहन जवाब देते हैं, तभी तो हम अदालत से एक निष्पक्ष मौका मांग रहे हैं। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज साहब फैसला सुनाते हैं। वे कहते हैं कि सारा को अपनी कला साबित करने का एक अवसर दिया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह फैसला डिफेंस करेगी कि सारा को किस व्यक्ति का स्कल्पचर बनाना है। ये आदेश सुनते ही पूरे कोर्ट रूम में हलचल मच जाती है। कुछ ही घंटों में यह खबर मीडिया और सोशल मीडिया पर फैल जाती है। अब हर कोई उस दिन का इंतजार करने लगता है जब सारा अपनी कला के दम पर सच को साबित करेगी, और किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि अगले दिन कोर्ट में जो होने वाला है वह पूरे केस की दिशा ही बदल देगा। कोर्ट के इस फैसले के बाद यह खबर पूरे शहर में फैल जाती है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर सारा अपनी कला के दम पर सच साबित कर पाएगी या नहीं। अगले दिन कोर्ट रूम खचाखच भरा हुआ होता है। मीडिया, वकील और आम लोग, सबकी निगाहें सिर्फ एक ही चीज पर टिकी होती हैं। अब सवाल यह था कि सारा किस व्यक्ति का स्कल्पचर बनाएगी। डिफेंस अपनी तरफ से नाम तय करती है और सारा को जिस व्यक्ति का स्कल्पचर बनाना होता है वह कोई और नहीं बल्कि खुद राजशेखर होता है। यह सुनकर कोर्ट में मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं। अब सारा के सामने सबसे बड़ी परीक्षा थी। अगर वह सफल हो जाती है तो यह साबित हो जाएगा कि उसने माइकल का स्कल्पचर भी खुद ही बनाया था, लेकिन अगर वह असफल हुई तो पूरे केस की नींव हिल सकती थी। स्कल्पचर बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है। सारा धीरे धीरे अपने हाथों से राजशेखर के चेहरे को महसूस करने लगती है और उसके हर फीचर को अपने दिमाग में उतारने लगती है, लेकिन राजशेखर यहाँ भी अपनी चालें चलना नहीं छोड़ता। वह लगातार सारा का ध्यान भटकाने की कोशिश करता है। कभी वह उसकी क्षमता पर सवाल उठाता है, कभी उसके आत्मविश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है और कभी पुराने जख्मों को कुरेदकर उसे मानसिक रूप से कमजोर करने की कोशिश करता है। उसका मकसद सिर्फ एक था, किसी तरह सारा अपना ध्यान खो दे और गलती कर बैठे। लेकिन सारा अब पहले वाली डरी हुई लड़की नहीं थी। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। उसने अपने अपमान, अपने डर और अपने संघर्ष को पीछे छोड़ दिया था। वह पूरी एकाग्रता के साथ अपने काम में जुटी रहती है। समय बीतता जाता है और पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा पसरा रहता है। हर किसी की सांसें थमी हुई होती हैं। आखिरकार वह पल आता है जब स्कल्पचर पूरी तरह तैयार हो जाता है। जैसे ही स्कल्पचर को सबके सामने लाया जाता है, पूरा कोर्ट रूम स्तब्ध रह जाता है, क्योंकि वह स्कल्पचर हूबहू राजशेखर जैसा दिखाई देता है। चेहरे की बनावट, नाक, आंखें, जबड़ा, हर एक बारीकी इतनी सटीक होती है कि किसी के पास कोई सवाल नहीं बचता। अब यह पूरी तरह साबित हो चुका था कि सारा केवल स्पर्श के आधार पर किसी व्यक्ति का चेहरा याद रख सकती है और उसका स्कल्पचर बना सकती है। इस प्रदर्शन के बाद डिफेंस के सारे तर्क कमजोर पड़ जाते हैं। कोर्ट के सामने अब यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता कि माइकल का स्कल्पचर भी सारा ने ही बनाया था और उसकी पहचान भी सही थी। सभी सबूतों, गवाहियों और तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जज साहब अपना अंतिम फैसला सुनाते हैं। वे माइकल को दोषी करार देते हैं और उसे उम्र कैद की सजा सुनाते हैं। फैसला सुनते ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों के चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगता है। मोहम्मद और उनका परिवार भावुक हो जाता है। वहीं सारा की आंखों में भले ही रोशनी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर इंसाफ मिलने की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। कई महीनों तक चली इस कठिन लड़ाई का आखिरकार अंत हो चुका था। सच्चाई की जीत हुई थी और अपराधी को उसके कर्मों की सजा मिल चुकी थी। दोस्तों, इस कहानी में अपराधी के पास पैसा था, ताकत थी, बड़े बड़े वकील थे, लेकिन सारा के पास सिर्फ सच था और आखिर में जीत उसी की हुई। दुष्कर्म जैसा घिनौना अपराध सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना बेहद जरूरी है।